नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एनडीटीव्ही मध्ये तुमचं स्वागत आहे. डॉक्टर शिप्रा उके आणि डॉक्टर शिवशंकर दास हे आता आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत. तुमच्या दोघांचंही स्वागत आहे एनडीटीव्ही मध्ये. थँक्यू. 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 ते अननोन लोकेशनला आहेत. आय रिअली डोंट नो, बहुतेक सिक्युरिटी रिझन मुळे असेल. पण मी ह्या दोघांना का बोलवलं, तर साधारणपणे कारण मी तुमचं जजमेंट पूर्ण वाचलं. परवाच्या दिवशी ते जजमेंट मी वाचलं सुप्रीम कोर्टचं. आणि काही प्रश्न माझ्याही मनात आले, परंतु साधारणपणे एक्स वरती जे पोस्ट केले जात आहेत आणि वेगळ्या पद्धतीनं सोशल मीडियामध्ये जी गोष्ट सर्क्युलेट होते त्याप्रमाणे 127 कोटीपेक्षा जास्त नुकसान भरपाईचा दावा तुम्ही दोघांनी जिंकलाय, असं एक साधारणपणे पोस्टमध्ये म्हटलं जात आहे. तर हे प्रकरण काय, तर डॉक्टर शिप्रा उके आणि डॉक्टर शिवशंकर दास या दाम्पत्यानं त्यांच्या बौद्धिक संपत्तीचं नुकसान झाल्यामुळं न्यायालयामध्ये एक केस दाखल केली होती. या प्रकरणात प्रॉपर्टी म्हणजे केवळ घर, जमीन किंवा अन्य भौतिक मालमत्ता नसून त्यात बौद्धिक संपत्तीचाही, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचाही समावेश असतो, असं निकालपत्रामध्ये म्हटलंय. आणि ते मात्र बरोबर आहे, कारण मी खूप व्यापक पद्धतीनं ते सगळं निकालपत्र वाचलं. आता हे जे दोघं आहेत, हे दोघं दिल्लीच्या जेएनयूतले पीएचडी पदवीधारक आहेत. 2014च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी स्थानिक तरुणामध्ये सामाजिक राजकीय जागृती, सोशिओ पॉलिटिकल अवेअरनेस अमॉंग लोकल युथ्स ह्या विषयावर नागपुरात स्वखर्चानं संशोधन करण्याचं ठरवलं होतं. त्यासाठी त्यांनी दीक्षाभूमीजवळ असलेल्या लक्ष्मीनगर परिसरात भाड्यानं घर घेतलं. हा परिसर उच्चवर्गीय लोकांचा आहे, जिथे त्यांचं संशोधन सुरू होतं. परंतु त्यांचं असं म्हणणं आहे की काही दिवसामध्ये शेजाऱ्यांच्या लक्षात आलं की या संशोधनामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होईल, आणि मग काही त्यांचं साहित्य ते दोघंही घरामध्ये नसताना घराच्या बाहेर फेकलं. आणि त्याच्यातनं हा कायदेशीर तिढा निर्माण झाला. परंतु आपल्या प्रेक्षकांच्या सोयीसाठी म्हणून साधारणपणे प्रेक्षक इंटेलेक्च्युअल लेव्हलच्या बरोबरच एक असाही विचार करतात की हे भाडेकरू आणि घरमालक ह्या दोघांच्या दरम्यानचा संघर्ष आहे, जो सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेला. इज इट करेक्ट? नो. चिप्रा, ये जो ही जी केस आहे भाडेकरू आणि घर मालक, ही जी केस आहे ही ट्रायल कोर्ट मध्ये आहे. आणि ही जी केस होती जी आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेली आहे, ही कॉम्पन्सेशनची केस आहे. तर याच्यामध्ये विक्टिम्स वर्सेस स्टेट ही ती केस आहे. आणि भाडेकरू जी आहे ती ट्रायल कोर्टात आहे. ते तर ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेल. मग मला दोन गोष्टी सांगा. एक, ती घटना काय घडली होती? तुम्ही त्यांचं भाडं वगैरे देत नव्हतात का? एक. दुसरं, याच्यामध्ये अॅट्रॉसिटीचा मुद्दा कुठे आला? कारण माझ्या दृष्टीनं ह्या तुमच्या मुलाखतीतला सगळा व्यापक मुद्दा जो असेल तो इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट आणि अॅट्रॉसिटी अंतर्गत असलेला ह्या प्रकरणातला जो न्यायालयाने सोडवलेला तिढा आहे. तर या दोन्ही प्रश्नाची मला उत्तर द्या, की तुमचं मुळात भांडण जे झालं होतं ते काही भाडं देत नव्हतं म्हणून झालं होतं का? घटना कशी घडली आणि अॅट्रॉसिटीचा संबंध कुठे आहे? हे बघा, हे कसं आहे ना, ज्या गोष्टी ट्रायल कोर्टमध्ये आहेत, म्हणजे घरमालक आणि आमचा जोही वाद आहे तो ट्रायल कोर्टमध्ये आहे, त्याबद्दल आम्ही बोलणार नाहीये. आम्ही फक्त कॉम्पन्सेशन वाली जी केस हायकोर्टामध्ये आणि नंतर मग सुप्रीम कोर्टामध्ये गेली त्याबद्दलच आम्ही बोलू. इट विल बी डिसाइडेड बाय द ट्रायल कोर्ट. तर हा जो पूर्ण ही जी पूर्ण केस आहे, हा जो खटला आहे, हा बेसिकली आमचं जे म्हणणं होतं, आमची जी मागणी होती पोलिसांना, ती ही होती की तुम्ही आमचं जेही सामान नेलंय, तुम्ही जे चोरलेलं आहे, कारण हे सगळं पोलिसांनी घडवून आणलं होतं. ओके. आणि इथपर्यंत की सगळंच काही, म्हणजे पूर्ण कट रचण्यापासून सगळंच काही पोलिसांनी केलेलं आहे. फ्रॉम स्क्रॅच पोलीस ह्या पूर्ण याच्यात इन्व्हॉल्ड आहे. परंतु जे हायर अथॉरिटीज आहेत, दोन्ही सिव्हिल आणि पोलीस, ह्या लोकांनी सगळे जितकेही पोलीस कॉन्स्टेबल पासनं जेही इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स असतील, ते ह्या सगळ्या याच्यात जे इन्व्हॉल्ड होते सगळ्याच टाईपच्या क्राईम्स मध्ये, मग ते असोत खोटे पुरावे बनवणं असो की जे पुरावे आहेत त्यांना नष्ट करणं असो, हे सगळं जेही काही आहे, आणि इव्हन कट रचणं असो, ह्या सगळ्या याच्यामध्ये जे पोलीसवाले इन्व्हॉल्ड होते त्यांना अगदी अगदी फार चांगल्या प्रकारे त्यांना वाचवण्यात आलं. आमचं जे म्हणणं होतं, आमच्या दोनच मागण्या होत्या मेन. पोलीसवाल्यांना आत घ्या, पोलीसवाल्यांवरही गुन्हे नोंदवा, आणि दुसरं, आमचं जेही सामान ह्या लोकांनी नेलेलं आहे ते आम्हाला परत करा.
तर ही जी मागणी होती आणि जेव्हा की हे सगळं पोलिसांनी घडवून आणलेलं आहे, सगळं काही पोलिसांना माहिती आहे आणि सगळंच काही त्यांच्याचकडे आहे. आणि तरीही त्यांनी ते अजूनही त्यांनी आमचा लॅपटॉप दिला नाही. आणि कसं आहे ना, वेळेसोबत हे डॅमेजेस वाढत जातात. तुमच्या करिअरमध्ये गॅप असला की तुमचं पुढचं करिअर थांबून जाते. तुम्ही करिअर परत सुरू करायसाठी ते शक्य नसते की तुम्हाला तसंच सुरळीत तुमचं करिअर सुरू होईल. आणि जसं सर्टिफिकेट चोरून नेणं, पासपोर्ट चोरून नेणं, डेटा चोरून नेणं, लॅपटॉप चोरून नेणं, रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा हे सगळं काही चोरून नेलं आणि त्याच्यानंतरही आम्हाला कुठलंच त्याला काय म्हणतो रिलीफ न द्यायचं, हे जे पोलिसांचं जी वागणूक होती ती आमच्यासाठी खूप म्हणजे टॉर्चरस होती. आणि जो महत्वाचा मुद्दा इथे इथे येतोय की अॅट्रॉसिटीचा, येस अॅट्रॉसिटी, कारण त्यांनी आम्हाला घर सोडायलाच यासाठी सांगितलं होतं की त्यांना जेव्हा आमची जात कळली तेव्हाच त्यांनी सोडायला सांगितलं. ओके. सो शिवशंकर, I have one question for you. दुसरा Okay. काही मुद्दाच नाहीये ना, दुसरा काही मुद्दाच नव्हता सोडून जायचा. तो शिवशंकर, मुझे बताइए कि वाई पुलिस वुड डू सो, और वहां तो मैं देख रहा हूँ कि अमितेश कुमार का भी नाम है उसमें। जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है उसमें अमितेश कुमार का नाम है। वो इसलिए है क्योंकि हमने जो हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी उसमें अमितेश कुमार अपोजिट पार्टी थे, हमारे खिलाफ एक पार्टी थे वो। इसलिए अभी महाराष्ट्र सरकार ने उनको हमारे साथ जोड़ के पार्टी बनाया। तो ये सरकार का डिसीजन है, लेकिन वो हमारे खिलाफ है और आज भी उनकी पोजीशन वही है, पुलिस की पोजीशन। वो तो जो क्राइम किए हैं पुलिस वाले आज भी खुले घूम रहे हैं। ये मेरा सवाल है कि लड़ाई शुरू हुई है जो जो ओनर है उसके साथ में, तो पुलिस आई है, मैं जहां तक जजमेंट मैंने पढ़ा है, तो जो शिप्रा भी कह रहे हैं कि पुलिस ने साथ मिलके किया, तो थोड़ा सा एलोबरेट करिए कि पुलिस इसमें आई कहां से, क्यों उन्होंने आपके जो ओनर थे उनके साथ में मिलके ये सब किया। नहीं, हमको अभी तक नहीं मालूम। हमको अभी तक नहीं मालूम कि पुलिस ने हमारे ओनर को यूज किया है या ओनर ने पुलिस को यूज किया, हमको नहीं मालूम। ये पुलिस हमारे घर में आई क्यों और हमारा डेटा लेके क्यों गई है, ये हमको नहीं मालूम। मी आपल्या प्रेक्षकांसाठी शिप्रा, मी आपल्या प्रेक्षकांसाठी अगदी सुरळीत करून सांगतो. घटना अशी आहे की तुम्ही संशोधनासाठी आलात, नागपुरात राहिलात, उच्चवर्गीयांचं ते घर आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही भाडे करारावरती राहिलात, असेल भाडे करार किंवा नसेल, आणि जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्षात तिथे नव्हता तेव्हा कुठल्या तरी डिस्प्यूटवरून, पण घरमालकाचं असं म्हणणं की तुम्ही भाडं देत नव्हतात, तर त्या डिस्प्यूटवरून तुम्ही घरी नसताना तुम्ही जे काही संशोधन केलेलं, ह्या तुमच्या ज्या संशोधन प्रकल्पासाठी तुम्ही आलेला होतात, सोशिओ पॉलिटिकल अवेअरनेस अमॉंग लोकल युथ, ते सगळं मटेरियल हे तुम्ही घरी नसताना घराच्या बाहेर फेकलं, बरोबर आहे? बरोबर. आणि ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये पोलिसांनी त्यांना मदत केली, हेही बरोबर आहे? हाँ, वो तो वही बताएंगे कि पुलिस ने मदद की है या फिर क्या नाम है, पुलिस ने खुद ही कट रचा है और घर मालिक ने मदद किया है। ओके। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि आपके पिटिशन में खुद कहा गया है कि पुलिस और जो ओनर थे वो हैंड इन ग्लो थे, उन्होंने Yes. सब मिलके आपके खिलाफ ये कट रचा है। तो मैं इनिशियली जिनके खिलाफ ये हुआ है, तो वो तो ये जरूर जानना चाहेंगी कि ऐसा क्यों किया पुलिस ने, कि व्हाई, व्हाट वाज द इंटेंशन, वेदर दे डोंट वांट टू पब्लिश दिस सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग लोकल यूथ पब्लिकेशन एनीवेयर, वेदर दे फील कि ये कुछ आगे जाके हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है, ऐसा क्या था उस पब्लिकेशन में? ये देखिए, इसमें हमारे कुछ एप्रीहेंशंस हो सकते हैं। ओके, फाइन। और जो एप्रीहेंशंस है वो ये है कि हम वहाँ एक्टिव थे, यूथ को हम सेंसिटाइज कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे। ओके। वो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। और हमारा जो एक रोहित वेमुला का केस हुआ था, एक आत्महत्या किया था स्टूडेंट ने हैदराबाद में। हाँ, तो उस केस में हम लोग एक्टिव थे एक प्रोटेस्ट निकालने में, जो कि आरएसएस हेडक्वार्टर तक गया था। तो और उस समय जब हम प्रोटेस्ट निकाल रहे थे तो वहां पर मेरे ऊपर अटैक भी हुआ था, कुछ लोगों ने अटैक भी किया था। तो टारगेट तो हमको बना रखा था, ऐसा हमको लगता है, हम टारगेटेड थे।
शिप्रा कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन होने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है मुझे वो आपसे जाननी है, कहीं पुलिस आपको एक अर्बन नक्सलाइट लिंक से तो नहीं जोड़ रही थी? ये हम ये सुन तो रहे थे, राइट। हम ये सुन तो रहे थे, लेकिन हमको ये इसका कोई डर नहीं था हमको, राइट। क्योंकि हमारा जो जेएनयू का भी बैकग्राउंड रहा है, वही तो। वो कम्युनिस्ट जो पार्टीज है वहां पर, उनके साथ हम कभी जुड़े नहीं थे। ओके। तो हमको ये डर नहीं था कि हम हमारे दिमाग में भी नहीं था कि कोई हमको टारगेट भी करेगा तो कैसे कर सकता है और क्यों करेगा, ये था। तो राइट। हम जबकि हम लोग कैंपस में भी पॉलिटिकली एक्टिव थे, लेकिन हमारा उन पार्टियों से कोई संबंध नहीं था। Fine. So I have a blunt question for both of you, whether you are a sympathizer of Naxalite movement or not. शिवशंकर। No, we will not give answer to this. Fine. तो अभी मुझे आगे जाना है। मुझे बताइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मामला है उसको आपने कैसे जोड़ के देखा, फिर कोर्ट ने कैसे माना, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है, मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगी कि आपकी प्रॉपर्टी जो फिजिकल आप इस्तेमाल करते हो, जो भौतिक होती है, उससे जोड़ के भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना है कोर्ट ने। ये सबसे बड़ी बात है, ये मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, किसी भी जी। रिसर्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका स्टडी। और वो जहां से शुरू करता है, उसके बहुत पहले से बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है। हम्म। और वो जो भी सोचता है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक लेके जाने वाली होती है। चाहे हो सकता है कि 10 साल के बाद वो पूरा रिसर्च केवल एक आर्टिकल में ही क्यों ना तब्दील हो, लेकिन उसके लिए वो जो स्टडी करता है, या एक बुक फॉर्म में ही क्यों ना आ रही हो, लेकिन उसके लिए जो स्टडी करता है और उसके लिए जो एंड देखता है, वो जिस एंड पर पहुंचना चाहता है, वो उस रिसर्च के थ्रू वो उसकी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है फ्रॉम इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बहुत और जो हमारा जो काम था वो पहली बात तो वो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ के हम कर नहीं रहे थे, वो हमारा अपना प्रोजेक्ट था। ओके। और वो हमारा लॉन्ग टर्म बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट का एक पार्ट था, एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट की पहली सीढ़ी थी, जो हम पहले उसको सिक्योर कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे आगे के लिए। और ये जो पूरा डेटा था वो हमारे अगले 50 साल का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, हमारे 50 साल का जो प्लान है, उसके लिए ये पूरा स्टडी था। तो शिवशंकर, उसमें क्वेश्चनरीज क्या थी और मटेरियल आपने कैसे कलेक्ट किया था? कितनी सैंपल साइज थी? आप कैसे यूथ से जोड़े जा रहे थे, और फिर उसका जो डेटाबेस बन रहा था वो कैसे बन रहा था? इसमें हम लोगों ने टोटल 6,000 सैंपल्स कलेक्ट किए थे। 1,000 सैंपल पर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये हमारा टारगेट था। राइट। लेकिन जब 6,000 सैंपल्स आ गए तो उसमें से 1,000 सैंपल्स ऐसे थे जो हम अपने रिसर्च में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किए हुए थे, या किसी ने फॉर्म भरा है तो सिर्फ अपना नाम लिख दिया और फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं फॉर्म में उसको खाली छोड़ दिया। तो ऐसे सैंपल्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। इस तरह हमने 1,000 सैंपल घटा दिए और 5,000 सैंपल्स हमारे पास टोटल थे, जो इस घटना में ध्वस्त हो गए या बर्बाद हो गया है। और क्वेश्चनरीज क्या थी, अगर कोई आप डिफाइन करना चाहोगे तो? उसमें सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज पॉलिटिक्स। ओके। और दूसरा था कि नागपुर में चल रही पॉलिटिक्स से क्या आप खुश हैं, और अगर हैं या नहीं है तो उसके क्या क्या कारण है, आपका क्या कहना है। ओके। तीसरा सवाल था उसमें कि भारत में चल रही राजनीति से आप खुश हैं या नहीं हैं, और उसका थोड़ा आप डिटेल में बताइए। और चौथा सवाल था कि इन फ्यूचर अगर लीडरशिप में आप कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे, कौन कौन से गुण लीडरशिप में होने चाहिए, आप क्या देखते हैं लीडर में।
और एक सवाल था कि जब आप वोट डालेंगे तो वोट डालते समय आप क्या चीज ध्यान में रख के वोट डालते हैं? और लास्ट हमारा सवाल था कि आ, वो कौन से प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स किन किन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो उसमें उसमें हमने उस क्वेश्चन को 4 इसमें डिवाइड किया था। लोकल, स्टेट लेवल, मतलब लोकल प्रॉब्लम, स्टेट लेवल प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम और इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो इसमें मतलब इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, नेशनल प्रॉब्लम्स में आपके हिसाब से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलिटिक्स के द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स आपके क्या है, और स्टेट लेवल के प्रॉब्लम्स क्या है। पण मग शिप्रा मला सांगा, हे जे प्रश्न आहेत जिथं संघ मुख्यालय आहे, त्या संघ मुख्यालयातल्या साधारण उजव्या विचारसरणीला चॅलेंज करणारे हे प्रश्न आहेत असं अथॉरिटीला वाटलं का? एक. आणि दुसरा प्रश्न होता की आता जी देशात चाललेली राजकीय व्यवस्था आहे त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? आपल्याला सगळ्यांना माहिती की सर्वसाधारण धारणा अशी आहे की सगळ्या व्यवस्था ह्या कॉम्प्रोमाइज झालेल्या आहेत. तर त्याच्या अनुषंगाने हे प्रश्न असल्यामुळे पुढे चालून तुमच्या ह्या प्रश्नावलीचा अनरेस्ट क्रिएट करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो असं काही वाटलं का पोलिसांना? मला वाटतं की जर त्यांना काहीही वाटलं असेल, जे ठीक आहे, त्यांना काहीही वाटो, प्रश्न तो नाहीये, त्यांनी रेड घातली आमच्या घरी, त्यालाही आमचं ऑब्जेक्शन नाहीये, जर हम्म. त्यांनी ते प्रॉपरली ओके. लीगल प्रोसेस इम्प्लिमेंट करून त्यांनी जर केलं असतं तरीही आम्हाला कुठलंच ऑब्जेक्शन नव्हतं. ही रेड कम्प्लिटली इलिगल होती. कुठलंच प्रोसेस फॉलो केल्या गेलं नव्हतं, कुठलंच रेकॉर्ड त्यांच्या बुक्समध्ये केलेलं नाहीये, आणि ह्यांनी सरळ लॉक तोडून काही खोटे एव्हिडन्स तयार करून त्याला बेस बनवून लॉक तोडलं आणि ही जी आमची संपूर्ण संपत्ती आहे ही घेऊन गेले. ओके. पण और मग तुम्ही हा ओके गो अहेड. और ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट खुद बोल रहा है। उसने अच्छा. डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज की हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने 4 पुलिस ऑफिसर्स को उसने दोषी पाया है कॉन्स्पिरेसी में और सबूत बनाने में और मिटाने में। उसके बाद 3 पुलिस ऑफिसर्स और दोषी पाए गए हैं। तो आज अभी तक 7 पुलिस ऑफिसर्स उसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के द्वारा पनिश किए जा चुके हैं। तो इसमें हम ही बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ये तो ओके. पुलिस डिपार्टमेंट खुद भी मान रहा है इस बात को। इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहती हूँ जी. कि ये सारा खेल करने के बाद ये पुलिस वाले वापस पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसमें एक एंट्री करते हैं, हम्म. उसमें अपनी जो पुलिस डायरी नहीं, वो स्टेशन डायरी में स्टेशन एंट्री करते एंट्री ना. हैं। स्टेशन डायरी में एंट्री करते हैं कि हम जब वहां गए थे तो घर खाली था, घर में कुछ भी सामान नहीं था, ये सामान सारा चोरी करके लेके गए हैं, और वहां पर एंट्री कर रहे हैं कि उस घर में कुछ भी सामान नहीं था, घर पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो ठीक है. ये सारे झूठे एविडेंसेस उन्होंने बनाए हैं। क्योंकि कोर्ट ने माना है इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब ये पहले तो मैं ये मान रहा था कि ये डिस्प्यूट बिटवीन ओनर और जो जिन्होंने रेंट पे लिया है उसका है। आपसे बात करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि वहां पे रेड भी हुई थी। तो दूसरी बात यह है कि जब ये रेड हुई और फिर उसमें आपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली बात की, तो कोर्ट के सामने आप दोनों ने बहस की है, आपने कोई एडवोकेट की एडवाइस नहीं ली। तो बहस में आपने ये कैसे सिद्ध किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? देखिए, ये सवाल काफी पहले ही सॉल्व हो चुका था। ओके. ये सवाल तो पुलिस ऑफिसर ने, जब हमारा इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच में चल रहा था, क्राइम ब्रांच नागपुर में, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ही मान ली थी ये बात कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और नुकसान हुआ है। उसके बाद फिर उसने एक पत्र लिखा कलेक्टर को, फिर कलेक्टर ने भी मान लिया कि हाँ नुकसान हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस हुआ है। फिर कलेक्टर ने पत्र लिखा महाराष्ट्र सरकार को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी एक अच्छा रिपोर्ट बनाया और भारत सरकार को भेजा, जिसमें रिपोर्ट में लिखा है कि इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेटा लॉस हुआ है, इनका करियर बर्बाद हो गया है। तो फिर भारत सरकार हमको गाइडलाइन दे, और महाराष्ट्र सरकार ने ये भी लिखा उस पत्र में कि ये एक यूनिक एंड रेयर केस है। ओके. तो इसमें मानने को तो कोई मतलब सरकार की तरफ से कोई ऐसा हमको कंटेस्टेशन नहीं है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है, सरकार इस बात को मान रही है। मैं वो 129 करोड़ वाले मामले पे आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शिप्रा ये बताइए कि इसमें जो कॉमन व्यूअर्स है ये तो सोचेंगे कि 6,000 सैंपल है, आप शिप्रा और जो शिवशंकर है बाद में भी वो कर सकते थे, उन्होंने वो क्यों नहीं किया?
बाद में भी अगर हुआ है नुकसान, पुलिस ने माना भी है, 7 लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हुई। अमूमन जो लोग पाते हैं कि पुलिस की एट्रोसिटी के बाद जो थोड़ा सा भी सहूलियत मिलती है तो लोग बोलते ठीक है अभी जो भी हुआ है वो ठीक हुआ। तो ये एक सवाल कि आप फिर से क्या कर सकते थे, क्यों नहीं किया? और दूसरा सवाल, यहाँ पे एट्रोसिटी वाली बात कहाँ है शिप्रा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जी जो भी सोशियो पॉलिटिकल रिसर्च होता है वो किसी वो किसी बंद लैब में नहीं होता है। जी। जो जिस जिस टाइम पे वो डेटा कलेक्ट किया गया था, जिन स्टूडेंट्स से कलेक्ट किया गया था, वो स्टूडेंट्स को अगर मैं दूसरे दिन वही सवाल पूछूंगी, उनके जवाब एकदम अलग रहेंगे। कंप्लीटली एग्री विथ यू। दूसरी बात, जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन उस डेटा कलेक्शन के वक्त थी, वो सिचुएशन 5 साल के बाद नहीं होगी। 5 साल के बाद क्यों, 6 महीने के बाद भी नहीं होती है। तो जो 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 ये मतलब मैं इसलिए कह रही हूं कि एक बंद लैब के अंदर जो रिसर्च होता है और एक खुला मैदान में जो रिसर्च होता है, लोगों के बीच में जाके जो रिसर्च होता है, उसमें यही फर्क होता है। और हम अगर कोई भी बात बोलेंगे, कोई भी एथनोग्राफिक जो भी स्टडी होती है, उसमें हम जो भी बात बोलते हैं विथ रेफरेंस टू दैट टाइम बोलते हैं। ठीक है, हम अगर मैंने एक सेंटेंस बोल दिया कि लोग सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो कौन सी सेंचुरी थी जब सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे। तो टाइम को उस टाइम पे कलेक्ट किया हुआ, उस टाइम पे जो यूथ है, जो कॉलेज जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी का पार्ट है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन का जो यूथ है, वो पॉलिटिक्स को कैसे देख रहा है। फाइन। ये चीज मैं 6 महीने के बाद नहीं कर सकती, क्योंकि एक इंसान जो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिक्स को देखता है, वो वही अलग इंसान देखेगा। उसी जगह विधानसभा का जब इलेक्शन होता है, वो सेम नजरिया नहीं रखता उस इलेक्शन को के बारे में। और और एट्रोसिटी वाली बात? हाँ, एट्रोसिटी का ऐसा है कि जब पहली कंप्लेन हमने दिया पुलिस में, तो उसमें हमने आरोपी बनाया घर मालिक को, क्योंकि घर मालिक से जब हमने बात किया तो उसने हमारी बात को आनाकानी करने की कोशिश किया। जब हमने पूछा ताला टूटा है और घर में सामान है या नहीं है हमको मालूम नहीं, तो ये आनाकानी देखते हुए हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। और उसकी वजह और भी थी कि उससे हमारा कास्ट को लेके झगड़ा चल रहा था बिल्डिंग में। जो घर अच्छा। मालिक है उनका ये कहना था कि हमारी कास्ट पता चल गई है उस बिल्डिंग में, तो जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो कंफर्टेबल नहीं है हमसे, एज ए इसलिए वो। जर्नलिस्ट मैं ये तो जाति पाति के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि एट्रोसिटी से जुड़ा है, तो आप कौन से कास्ट से थे और वो कौन से कास्ट से हैं? हम लोग शेड्यूल कास्ट से हैं और जो घर मालिक थे वो ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। फाइन फाइन। ठीक है, तो दो बड़े सवाल हैं कि जो दो बड़े उसमें सवाल। हाँ, आप जी जो हाँ, नो डाउट। एट्रोसिटी का जो सवाल पूछ रहे हैं, एट्रोसिटी का जो सवाल पूछ रहे हैं, जैसे एट्रोसिटी एक्ट के अंदर, जैसे इन्होंने जो एविडेंस बनाया, एक झूठा एविडेंस जो बनाया, एट्रोसिटी एक्ट के अंदर बहुत क्लियरली दिया है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई नॉन शेड्यूल्ड कास्ट इंसान जानते हुए कि मैं एक झूठी कंप्लेंट दे रहा हूं एक शेड्यूल कास्ट इंसान के बारे में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को या किसी गवर्नमेंट ऑफिस को कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जानते हुए भी कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, और अगर वो ऑफिसर उसका संज्ञान लेता है और उस पे एक्शन लेता है, कोई भी एक्शन लेता है, और उस एक्शन से अगर जो शेड्यूल कास्ट आदमी है उसका अगर नुकसान होता है, तो वो एट्रोसिटी में गुन्हा है। फाईन, ग्रेट. आता आणखी स्पष्टता यावी म्हणून मुख्य कायदेशीर मुद्दे असे होते की या प्रकरणात न्यायालयासमोर 2 महत्वाचे मुद्दे होते. SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 15 नुसार आर्थिक मोबदला मिळू शकतो का, हा एक मुद्दा. आणि दुसरा, मालमत्तेच्या प्रॉपर्टी व्याख्येत बौद्धिक संपत्ती, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समाविष्ट होते का, ज्याच्याबद्दल आता शिवशंकरनी व्यवस्थित सांगितलं. न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय काय आला तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं राज्य सरकारच्या संकीर्ण व्याख्येला नाकारलं आणि
म्हटलं की कायद्यात मालमत्तेची प्रॉपर्टी म्हणजे प्रॉपर्टीची स्पष्ट व्याख्या दिलेली नाही, त्यामुळे बौद्धिक संपत्तीचाही त्यात समावेश होतो. 2023चं जे जजमेंट आहे त्याच्यामध्ये एक इंग्रजी जो त्याचा फ्रेज आहे तो फार महत्वाचा आहे. या कायद्याचा अर्थ लावताना बौद्धिक संपत्ती, डिजिटल डेटा, संशोधन लेख आणि अन्य डिजिटल सामग्री ही प्रॉपर्टीच्या व्याख्येत त्यांनी आणली. अ मिनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म अंडर 15A of the Act and the Rule 12 of the Atrocities Rule does not exclude any form of properties and must be understood in a broad and purposeful context. Therefore, intellectual property in the form of the data or electronic materials or any other content in digital form that may have been affected by the crime and atrocities against the petitioners is capable of the valuation for the purpose of the granting relief. माझ्या मते ह्या दोघांनी जे काही केलेलं आहे ते भारतातल्या इतर म्हणजे फक्त एससी आणि एसटीच्याच का तर इतर समाजातल्या मंडळींच्या सुद्धा हे उपयोगाचं आहे. फक्त एकच प्रश्न आहे की हे 129 कोटी रुपयाचं 127 कोटी रुपयाची जी नुकसान भरपाईची आकडेवारी आली ती काही सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंटमध्ये नाही, त्यांनी फक्त पिटिशन अलाव केलेली आहे. एक तर ती हायकोर्टाच्या पिटिशन मध्ये असेल किंवा तुमचं जे बेसिक पिटिशन आहे त्याच्यात असेल. हे 127 कोटी कुठून आलं? 127 हा जो आकडा आहे हा 2023 पर्यंतचा आहे. ओके. तो आता 25 पर्यंत तो आकडा जास्त राहणार आहे. 150 कोटी वगैरे म्हणू नका. नाही, मी काहीच नाही म्हणणार. मी काहीच ओके. नाही म्हणणार. कारण कोर्टामध्ये याच्यावर हे जे मेथड आम्ही दिले याच्यावर भरपूर चर्चा झाली कोर्टामध्ये. व्हॉट इट इज? आय मीन व्हेरी इंटरेस्टिंग. कारण स्टेटनी त्यांच्या ऍफिडेव्हिटमध्ये 2 गोष्टी अगदी क्लिअर केलेल्या आहेत. नंबर 1 की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीला कॉम्पन्सेट करण्याची तरतूदच नाही अॅट्रॉसिटी ऍक्टमध्ये. दुसरं, आमच्याकडे असलं कुठलंच मेकॅनिझम किंवा आमच्याकडे आम्ही केपेबलच नाही आहोत इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी डॅमेजेसला फिनान्शियल त्याचं व्हॅल्युएशन काढण्यासाठी. आमच्याकडे मेथड नाहीये असं स्टेटने ऍफिडेव्हिट केलं. आणि मग कोर्टाने आम्हाला म्हटलं की तुम्ही तर शिकले सवरले लोक आहात, अॅट्रॉसिटीच्या केसेसमध्ये अशा केसेस फार रेअर येतात, तुम्ही तर शिकले सवरले आहात, मग तुम्ही का नाही सांगत, तुमच्याकडे आहे का? आम्ही म्हटलं बिलकुल आहे आमच्याकडे मेथड. त्याला कसं कॅल्क्युलेट करतात. आणि त्याच्यामुळे त्याचे 2 भाग असतात की एक तर कसं ती इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी अस्तित्वात आणण्यापर्यंत म्हणजे ती आली कशी, ती जनरेट कशी झाली आणि त्या जनरेशनसाठी मला किती त्रास म्हणजे किती वेळ लागला, किती लोक त्याच्यामध्ये लागले आणि त्याच्यामध्ये माझं किती फिनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट होतं, किती टाइम इन्व्हेस्टमेंट होतं आणि किती इंटेलेक्च्युअल इन्व्हेस्टमेंट होतं. ह्या सगळ्या ह्याच्यात हे आलं डेटा तयार होण्या म्हणजे क्रिएशन ऑफ डेटा. आता आहे प्रश्न डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा. तो जो क्रिएशन आहे त्याची किंमत जवळजवळ 3 करोड प्लस काही आहे. परंतु ते कशासाठी होता तो डेटा, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि त्याचं जे मेन हे होतं ती होती आमची इन्स्टिट्यूट जी आम्ही बनवत होतो आणि तो प्रोजेक्टच मोठा होता. तर हा डेटा नष्ट झाल्यामुळे ते इन्स्टिट्यूशन अस्तित्वात येणं कठीण झालं. आणि त्याच्यामुळे तो झाला मग एक्सटेन्सिव्ह त्याची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू मग निघेल की त्याचं जे नुकसान आहे. आणि अॅट्रॉसिटी ऍक्ट मध्ये ते केवळ डॅमेजेस नाही म्हणजे ते लॉसलाच नाही मोजत, तर त्यांचं अगदी क्लिअर आहे एक्सटेंट ऑफ लॉसेस म्हणजे लॉस आणि त्या लॉस पासनं झालेलं जे आणखी नुकसान आहे त्याचं एक्सटेंट काय आहे त्या लॉसमुळे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा समजा एखाद्या शेड्यूल कास्ट व्यक्तीचा मर्डर झाला एखाद्या घरी, तर त्याच्या मृत्यूमुळे त्या पूर्ण फॅमिलीवर काय परिणाम होतो, तर हे सगळे त्याचे एक्सटेन्शन्स आहेत. तर हा डेटा नष्ट झाल्यामुळे काय माझं नुकसान झालेलं आहे, दॅट इज द एक्सटेंट ऑफ दॅट लॉस. तो ये शिवशंकर उसमें कोई मैथमेटिकल मॉडल तो नहीं था उसमें जो शिप्रा बता रही है उसमें? नहीं, उसमें सिंपल मेथड था. जो हमारा प्रोजेक्ट हमने अप्लाई किया था ONGC को, वो 25 करोड़ का प्रोजेक्ट था फॉर 3 years.
जिसमें भारत सरकार के 3 मंत्री इन्वॉल्व थे और वो हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे थे उस मंत्रियों की मीटिंग में, जो कि हम ये डेटा चोरी होने की वजह से नहीं दे पाए। तो हमारा तो डायरेक्ट वो लॉस था और वो 3 साल का प्रोजेक्ट उस समय था। हो सकता है उसका फिर एक्सटेंशन भी हो जाता हमारा। तो इस तरह उसका अगर वैल्यू निकालें तो कितना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैंने जहां तक पढ़ा है उसमें कुछ कॉम्पेंसेट आपको ऑलरेडी किया गया है, लगता है 5-1 लाख रुपए, उससे ज्यादा हुआ है कॉम्पेंसेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए 1 रुपया भी कंपनसेट नहीं किया उन्होंने। एक देखिए, रुपया। एट्रोसिटी एक्ट के अंदर 2-3 चीजें होती है। जब हाँ, वो एट्रोसिटी है। एक्ट लगता है तो उसमें एक रिलीफ अमाउंट दिया जाता है, वही है। और ये लोग कॉम्पनसेशन को, मतलब रिलीफ अमाउंट जो उन सेक्शंस के साथ लगा हुआ है, जैसे कॉन्स्पिरसी के लिए या फिर जो जो भी क्राइम जो जितने भी सेक्शंस लगे हैं उसमें हम्म। से जो सबसे बड़ी कलम वो बोलते हैं हम्म। उसमें, तो उसके लिए जो रिलीफ अमाउंट निर्धारित किया जाता है, तो वो उसको वो कॉम्पेंसेशन कह रहे कॉम्पनसेशन बोल रहे हैं। हैं, विच इज ठीक है। नॉट इन अकॉर्डिंग टू योर असेसमेंट, विच इज नॉट। नो 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 नो, जब वो आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो गए हैं कि कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो वो कैसे बोल सकते हैं? जब प्रोविजन नहीं है, आप बोल रहे हो कोर्ट में, तो बगैर प्रोविजन के आपने कैसे दे दिया कॉम्पनसेशन? फाइन। तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन अलाउ की है, जो पिटीशन आपने फाइल की है नागपुर खंडपीठ ने, एम आई राइट? जी जी। तो अब Yes. वो चलती रहेंगी सुप्रीम कोर्ट में। फाइनली मुझे पता नहीं कि वो कितने दिन के बाद उसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा और फिर वो अमाउंट नो कितनी नो होगी। नो नो, वो वर्डिक्ट आ चुका है। 10 ओके। नवंबर 2023 को वो आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वो जो जजमेंट आया 10 नवंबर 2023 को, जिसमें ये बोला था कि कलेक्टर 3 महीने के अंदर कॉम्पनसेशन देगा। और वो रकम कितनी है ये छिपरा? वही यही रकम है, 127 करोड़। 127 करोड़ 2023 तक, और उसके बाद फिर 127 इंटरेस्ट करोड़ भी वो उन्होंने है। लगाया होगा प्लस उसके थ्री, ऊपर। तो यह 130 के ऊपर जाता है, 130 के ऊपर 2023 तक। ये जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा इनको देना पड़ेगा। ग्रेट। तो अभी मुझे एक आखिरी सवाल है आप दोनों से, क्योंकि आपने ये तो बताना बिल्कुल चाहा नहीं कि आप सिंपथाइजर है या नहीं, आपका लोकेशन क्या है। तो मुझे ये बताइए कि कभी आपको आप सिंपथाइजर है इस लेवल पे कोई नोटिस आई थी? कोई आपको लग रहा था कि पुलिस आपकी तफ्तीश कर रही है, आपके पीछे भी लगी है, पुलिस ये जानना चाहती है कि आप ये क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा कोई नोटिस तो हमको बिल्कुल नहीं आया है। Right. और ये अफवाह जिसने उड़ाई है वो वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये अफवाह उड़ाई थी। फिर शिवरा, आप इतना क्लियर होने के बाद आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप सिंपथाइजर नहीं है? मैं आपको ये कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन ऑडियंस जो है वो हर तरह की विचारधारा रखते हैं। और मुझे पता है कि इस वीडियो के खाली पीछे तो यही कमेंट्स आने वाले कि ये दोनों नक्सलाइट सिंपथाइजर थे और इसीलिए इन्होंने ये, और फिर जेएनयू का आपका बैकग्राउंड, तो आप फिर वही सवाल है आपसे कि आप सिंपथाइजर तो हो नहीं। देखिए, जिनको बहुत इंटरेस्ट है वो हमारा पूरा हिस्ट्री सब कुछ देख सकते हैं, वो फ्री हैं। हाँ, बोला शिवरा। और हम वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। ठीक है, या चलो और तुम्हाला शुभेच्छा तुमच्या। जहां तक इस सवाल का जवाब देने की बात है, एक्चुअली ये सवाल का जवाब देने के लिए कुछ टाइम लगेगा, इसलिए अच्छा, हमें नहीं you लगता wanted to कि give अभी answer, अभी but as of now, you wanted to give answer, but as of now, not at this moment. नॉट एट दिस मोमेंट। वी You वोंट wanted to आंसर wait. एट दिस You मोमेंट। wanted to wait. You wanted to wait, यस, and later on, you want to have some clarification on this. डेफिनेटली। डेफिनेटली इन नेक्स्ट राउंड वी विल डिस्कस ऑन, यस, डेफिनेटली वी कैन डिस्कस अ होल सेपरेट पूरा एपिसोड एपिसोड। नहीं यार वही तो आशा आहे की प्रेक्षकांच्यासाठी पण आय नो की ही काही चर्चा पूर्ण झालेली नाही, आपल्याला थांबावं लागतं, वेळेची मर्यादा आहे. खूपच वरवरची चर्चा आहे, परंतु मला दोन गोष्टीचं समाधान आहे की अॅट्रॉसिटी कायद्यातल्या तरतुदींचा किती चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून घेता येऊ शकतो हे शिप्रा आणि शिवशंकरने दाखवून दिलं. आजही महाराष्ट्र आणि देशातल्या आपल्या एससी आणि एसटीच्या बांधवांची स्थिती काय आहे ह्याबद्दल समाधान माना अशी काही परिस्थिती नाही. दुसरी परिस्थिती म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट हा मुद्दा आज जेवढा आपल्याला महत्वाचा वाटतोय त्यापेक्षा येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये तो अधिकचा होईल. विशेषतः एआय ला आपण सामोरे जात आहोत. आजच डोनाल्ड ट्रम्प आणि आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांची चर्चा झालेली आहे
एआयच्या जगामध्ये तर हे जे जजमेंट आहे ना लँडमार्क जजमेंट ठरणार आहे. थँक्यू सो मच. तुम्ही आमच्यासाठी वेळ काढलात. आणि महत्वाचं म्हणजे ह्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये खूप साऱ्या सूचना, प्रश्न येणारच आहेत. मला आशा आहे की आपण पुन्हा एकदा कधीतरी भेटू. हा, गो अहेड शिवशंकर. हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जजमेंट जब से आया 15 महीने गुजर चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा रूल ऑफ लॉ कहाँ है, हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ का कहाँ क्या स्थिति अरे है। भाई शिवशंकर, ऐसा मैं तो हर दिन ये डील करता रहता हूँ. अब वो सोचेंगे कि पहले इसका बोझा किसके ऊपर डाला जाए, कौन से डिपार्टमेंट से लिया जाए, कौन से पुलिस अफसर को नोटिस भेजी जाए, इसमें डिले कैसे कर सकते हैं, फाइनली कोर्ट को कैसे कन्विंस करेंगे कि इसमें और कोई रास्ता है क्या, फिर डिले करने करके फिर एक बार नागपुर खंडपीठ में कैसा जाया जाएगा, वगैरह वगैरह. वो तो होता रहेगा ये लड़ाई. इसलिए तो मैंने कहा कि ये लड़ाई इतनी सहज खत्म होने वाली है नहीं. कई चीजें हैं जिसका अभी भी जवाब मिलना जरूरी है. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने समय निकाला. थैंक यू सो मच. थैंक यू, टेक केयर. थैंक यू, बाय. थैंक यू, बाय. थँक्यू. बाय.